आर्थर सी क्लार्क ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो तो वो हमें जादू जैसी लगने लगती है। लेकिन तब क्या होता है जब सरकार उस जादूगर से उसके जादू का राज ही पूछ ले। नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही मुद्दे की पड़ताल कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी, देश की सुरक्षा और हम सबकी प्राइवेसी के बीच की एक बहुत ही धुंधली लकीर पर खड़ा है। हाल ही में द हिंदू में छपे एक लेख के मुताबिक ये खबरें थीं कि भारत सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से उनके सोर्स कोड का खुलासा करने को कह सकती है। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है। मतलब जीएस पेपर 2 में पॉलिसी, पेपर 3 में साइंस टेक और सिक्योरिटी, और यहाँ तक कि निबंध के लिए भी ये बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की एक-एक परत खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक तकनीकी मांग का नहीं है। ये सरकार की नीयत, कंपनियों के जो अरबों डॉलर के कारोबारी राज हैं और हम नागरिकों की सुरक्षा के बीच एक बड़ी खींचतान है। इसमें दूरसंचार विभाग मतलब डीओटी, फिर मेटी और पूरी की पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री शामिल है। तो सबसे पहले ये चिंगारी लगी कहाँ से? मतलब इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कैसे? इसकी शुरुआत हुई न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट ने इंडस्ट्री में, आप कह सकते हैं, एक खलबली मचा दी। इसमें दो बहुत बड़ी बातें कही गई। पहली कि सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अपना सोर्स कोड, मतलब उनके सॉफ्टवेयर का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो किसी थर्ड पार्टी लैब में जांच के लिए जमा करने को कह सकती है। ओके, ये तो हुई पहली बात। और दूसरी? दूसरी बात वो इससे भी ज्यादा दखल देने वाली थी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि कंपनियों को अपने फोन में कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करने से पहले सरकार को बताना होगा। एक मिनट, बताना होगा या शायद उसकी भी जांच करवानी पड़ेगी? हाँ, शायद जांच भी करवानी पड़ेगी। मतलब हर सॉफ्टवेयर अपडेट जो हमारे फोन में आता है वो रिलीज होने से पहले सरकार से होकर गुजरेगा। अरे, इससे तो अपडेट आने में महीनों लग जाएंगे। इस पर सरकार ने क्या कहा? जाहिर है हंगामा तो हुआ होगा। हंगामा तो हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इन खबरों को ज्यादा तूल नहीं दिया और सोर्स कोड मांगने के किसी भी प्लान से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से ये मामला एक पहेली बन जाता है। एक तरफ रॉयटर्स जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ सरकार का सीधा खंडन। तो सच इन दोनों के बीच कहीं फंसा हुआ है। बिल्कुल। और आज हम उसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पहेली को सुलझाने से पहले आइए अपने सुनने वालों के लिए एक चीज आसान कर देते हैं। ये सोर्स कोड क्या भला है? ये शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। जरूर। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर का दिल होता है, या कह लीजिए उसकी रेसिपी होता है। ये इंसानों की भाषा में, मतलब इंग्लिश जैसी भाषा में लिखे गए वो निर्देश होते हैं जो किसी मशीन जैसे आपके फोन को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अच्छा, तो जब मैं अपने फोन पर कैमरा खोलती हूँ तो पीछे सोर्स कोड ही काम कर रहा होता है। एकदम सही। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट हुआ। हम्म। अब होता क्या है कि एंड्रॉयड फोन का जो बेसिक ढांचा है वो ओपन सोर्स है, यानी उसकी रेसिपी सबको पता है। लेकिन हर कंपनी जैसे सैमसंग, वन प्लस या गूगल उस बेसिक रेसिपी में अपने खुद के सीक्रेट मसाले डालती हैं। वो उसमें हजारों बदलाव करती हैं, अपने खास फीचर्स जोड़ती हैं। अच्छा, और यही सीक्रेट मसाले एक फोन को दूसरे से अलग और बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। इसी को वो अपना प्रोप्राइटरी कोड कहती हैं। और इसीलिए कंपनियां इसे इतनी तिजोरी में बंद करके रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो है बिजनेस का। ये उनका सीक्रेट फॉर्मूला है जिस पर उन्होंने सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसे कोई क्यों किसी को बताएगा? सही बात है। लेकिन दूसरा कारण इससे भी ज्यादा गंभीर है, और वो है सुरक्षा। सुरक्षा? वो कैसे? मुझे तो लगता था कि अगर सरकार कोड देख लेगी तो शायद फोन और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और सरकार शायद यही तर्क देगी भी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है। आप सोचिए, अगर किसी चोर के पास आपके घर का पूरा नक्शा हो, उसे ये पता हो कि कौन सी दीवार कमजोर है, तिजोरी कहाँ रखी है और कौन सी खिड़की आसानी से खुल सकती है, तो चोरी करना तो बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक यही बात सोर्स कोड पर लागू होती है। अगर किसी हैकर के हाथ कंपनी का पूरा सोर्स कोड लग जाए तो वो बड़ी आसानी से उसमें छिपी कमजोरियों का पता लगा सकता है। अच्छा, जिन्हें वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। हाँ, फिर वो उन कमजोरियों का इस्तेमाल करके करोड़ों यूजर्स का डेटा चुरा सकता है या उनके फोन पर कब्जा तक कर सकता है। इसीलिए कंपनियां इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती हैं।
ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच नहीं है कि अगर सरकार के पास कोड हो तो वो भी तो देख सकती है कि कहीं कंपनी नहीं तो कोई बैकडोर नहीं छोड़ा है जिससे वो यूजर्स की जासूसी कर सके। बिल्कुल। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क से सही ठहरा सकती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सरकार का सबसे बड़ा तर्क हो सकता है, खासकर जब बाजार में चीनी कंपनियों का इतना दबदबा हो। सरकार कह सकती है कि हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन डिवाइसेस में कोई जासूसी करने वाला कोड ना छिपा हो। लेकिन यहीं पर भरोसे का सवाल आता है। क्या कंपनियां सरकार पर भरोसा कर सकती हैं कि वो कोड सुरक्षित रखेगी? और क्या नागरिक सरकार पर भरोसा कर सकते हैं कि वो उस कोड का इस्तेमाल खुद जासूसी के लिए नहीं करेगी? तो पूरा मामला आकर भरोसे पे टिक जाता है। वैसे क्या दुनिया में कहीं और भी ऐसा होता है? मतलब क्या किसी और बड़े लोकतांत्रिक देश ने ऐसी कोई मांग की है? ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत का ये कदम वैश्विक मानकों के हिसाब से कहाँ खड़ा है। देखिए, चीन जैसे देश में सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। वहां एप्पल जैसी कंपनी को भी सरकार के नियमों के तहत अपने यूजर्स का डेटा चीन के ही सर्वर पर रखना पड़ता है, जिससे सरकार के लिए उस तक पहुंचना आसान हो जाए। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतने दबाव के बावजूद एप्पल ने आज तक अपना iOS का सोर्स कोड चीनी सरकार को नहीं दिया है। अच्छा, चीन को ले नहीं दिया? तब तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। वहीं अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो उनका फोकस अलग है। वो सोर्स कोड मांगने के बजाय डेटा प्राइवेसी पर सख्त कानून बनाते हैं, जैसे GDPR। वो कंपनियों से कहते हैं कि आप कोड अपने पास रखिए, लेकिन अगर यूजर के डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ तो हम आप पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाएंगे। तो वो नतीजे पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। बिल्कुल। और अमेरिका का मॉडल तो ज्यादातर इंडस्ट्री को खुद रेगुलेट करने पर छोड़ देता है। तो भारत का ये संभावित कदम अगर सच है तो किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त और दखलंदाजी वाला होगा। और शायद इसका समय भी बहुत कुछ कहता है। इस खबर से कुछ ही हफ्ते पहले संचार सारथी ऐप को लेकर भी तो एक बड़ा विवाद हुआ था, है ना? बिल्कुल, ये दोनों मामले जुड़े हुए लगते हैं। कुछ हफ्ते पहले दूरसंचार विभाग यानी DOT ने एक आदेश निकाला था कि सभी स्मार्टफोन कंपनियों को अपने नए फोन में संचार सारथी ऐप पहले से इंस्टॉल करके देना होगा। हाँ, मुझे याद है। इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। हाँ, हुआ था। चिंता ये जताई गई कि ये ऐप सरकारी निगरानी का एक जरिया बन सकता है, या फिर इसमें कोई सुरक्षा खामी हुई तो ये हैकर्स के लिए एक दरवाजा खोल देगा। तो सोर्स कोड मांगना उस ऐप को इंस्टॉल करवाने से भी कहीं बड़ा कदम हुआ। बहुत बड़ा। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ऐप इंस्टॉल करवाना मतलब आपके घर के बाहर एक सरकारी कैमरा लगवाना। ठीक है। लेकिन सोर्स कोड मांगना मतलब आपके पूरे घर की चाबियां और उसका नक्शा ही मांग लेना। ये दखलंदाजी के स्तर में आप समझिए 10 गुना बढ़ोतरी है। अगर सोर्स कोड लीक हो गया तो साइबर हमलों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब वापस उस पहेली पर आते हैं। सरकार कह रही है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन खबरें तो हैं। आधिकारिक दस्तावेज क्या कहते हैं? क्या पर्दे के पीछे वाकई कुछ पकड़ा है? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है, और UPSC वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है। 2023 में DOT के तहत काम करने वाली एक संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी यानी NCSS। इसने उपभोक्ता उपकरण मतलब हमारे आपके फोन जैसे डिवाइसेस के लिए एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट तैयार किया था। और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? उसे कहते हैं इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट, शॉर्ट में ITSAR। ITSAR ये क्या चीज है? देखिए, ये ITSAR मानक एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसे MTCTE कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि MTCT किसी भी विदेशी फोन या टावर के लिए भारत का वीजा या क्वालिटी स्टाम्प है। अच्छा, एक तरह का सर्टिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। बिना इस सर्टिफिकेशन के कोई भी टेलीकॉम डिवाइस देश में कानूनी तौर पर बेचा नहीं जा सकता। ये सरकार का क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है जो 2017 के टेलीग्राफ नियमों से आया है। और इसी ITSAR डॉक्यूमेंट में सोर्स कोड की जांच जैसी बातों का जिक्र था। बिल्कुल। यहीं पर तो वो विरोधाभास है। मतलब सरकार सार्वजनिक तौर पर इनकार कर रही है, लेकिन उसके अपने दस्तावेजों में सोर्स कोड की जांच का जिक्र है। ये तो बहुत अजीब बात है। और कहानी में एक और मोड़ है। हाल ही में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 पास हुआ। इसके आने के बाद DOT और METI ने मिलकर यह फैसला किया कि स्मार्टफोन्स को इस MTCT सर्टिफिकेशन से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? ये तो एकदम उल्टा कदम लग रहा है। उनका तर्क था कि स्मार्टफोन्स की सर्टिफिकेशन पहले से ही भारतीय मानक ब्यूरो मतलब BIS करता है, तो दो सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन जिम्मेदारी अब DOT से METI के पास आ गई है। METI के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि जहां DOT ने बात छोड़ी थी, वहीं से IT मंत्रालय से आगे बढ़ा रहा है और वो इस पर खुले दिमाग से विचार कर रहे हैं।
तो मतलब एक तरफ नियम बनाने वाले दस्तावेज मौजूद हैं और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वो इन नियमों को फोन पर लागू ही नहीं करना चाहती। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल। ठीक है, तो इंडस्ट्री तो कह रही है कि सब ठीक है, अभी कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग इसे इतनी आसानी से नहीं मान रहे होंगे। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? आप बिल्कुल सही हैं। जहां स्मार्टफोन कंपनियों की संस्था ICEA इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, वहीं डिजिटल अधिकार समूह, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF, सरकार के इनकार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। उनका क्या तर्क है? IFF का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। अगर सरकार का सोर्स कोड मांगने का कोई इरादा नहीं है, तो वो अपनी ही वेबसाइट पर मौजूद उन ITSAR दस्तावेजों को हटा क्यों नहीं देती, जिनमें इस तरह की टेस्टिंग का जिक्र है? सवाल तो जायज है। हाँ, उनका सवाल सीधा है। आप कह कुछ रहे हैं और आपके दस्तावेज कुछ और कह रहे हैं। IFF ने इस बात पर भी जोर दिया कि हितधारक परामर्श या जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, उसका मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के साथ बंद कमरों में मीटिंग करना नहीं होता। बिल्कुल, इसमें तो सिविल सोसाइटी और आम लोगों की भी राय होनी चाहिए। एकदम सही। उन्होंने मांग की है कि सरकार को ITSAR का मौजूदा ड्राफ्ट तुरंत पब्लिक के सामने रखना चाहिए, ताकि उस पर खुली बहस हो सके। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटें, तो एक UPSC अभ्यर्थी को इस पूरे मुद्दे से क्या समझना चाहिए? इसके मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ 3 पक्षों का टकराव नहीं है। ये भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर एक वैचारिक लड़ाई है। क्या भारत चीन की तरह एक डिजिटल सॉवरेन राष्ट्र बनेगा, जहां हर डिजिटल चीज पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, या फिर पश्चिमी मॉडल की तरह चलेगा, जहां बड़ी टेक कंपनियों के पास ज्यादा ताकत होती है और नागरिकों के अधिकार इन दोनों ताकतों के बीच में फंसे हुए हैं? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और अगर इसे 3 मुख्य पक्षों में बांटना ही हो, तो वो हैं, पहला पक्ष है सरकार, जिसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण रखना है। ठीक है। दूसरा पक्ष है इंडस्ट्री, जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस सीक्रेट्स और सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंतित है। और तीसरा और सबसे जरूरी पक्ष है नागरिक समाज और अधिकार समूह, जो पारदर्शिता की कमी, सरकारी निगरानी के खतरे और यूजर की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और UPSC के नजरिए से बात करें तो UPSC के लिहाज से इसमें शामिल संस्थाएं जैसे DOT, METI, NCS, BIS और हितधारक जैसे ICEA और IFF, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इससे जुड़े कानून जैसे पुराने टेलीग्राफ नियम और नया दूरसंचार अधिनियम 2023, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर ये गवर्नेंस, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन साधने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। एक तरफ देश की सुरक्षा की जायज चिंता है, तो दूसरी तरफ कंपनियों के व्यापारिक हित और नागरिकों की निजता का मौलिक अधिकार। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों पर निर्भर होती जा रही है, एक देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और टेक्नोलॉजी की ग्लोबल प्रकृति का सम्मान करने के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? क्या पूरी तरह नियंत्रण के बिना पूरी सुरक्षा मुमकिन है? और अगर नहीं, तो उस नियंत्रण की हम और आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और गहरी पड़ताल के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।